अभी ना मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन ला रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं आप। देखना जरा एक बार क्वेश्चन का आंसर। एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, a person is able to purchase 6 kg less rice for 1200 rupees. What was the original price of rice per kg? Anyone can solve it? देखो, इसको ना एक बार क्वेश्चन को समझना। एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी अ पर्सन इज एबल टू परचेज। अच्छा ये बताना गाइस, अगर प्राइस ऑफ राइस 25% हाइक हो जाएगा तो आपने स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट देखना। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में हमने किया था कि बढ़ता है अगर प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा गाइस? डिक्रीज हो जाएगा। तो एक स्टार्टिंग में आपने जो क्वेश्चन किया था ना, उसका सॉल्यूशन ये भी यहां से भी निकल कर जाता है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को देखोगे, अगर कि प्राइस अगर बढ़ता है तो कंजम्पशन डिक्रीज हो जाता है, और अगर गाइस प्राइस डिक्रीज होता है तो जो कंजम्पशन होता है ना गाइस वो इंक्रीज हो जाता है। कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर अगर अब यहां पर आप देखोगे तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। किसके गाइस? कंजम्पशन के। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, ये हो गया गाइस। अगर प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ है कंजम्पशन के, वो कब हुआ है? जब हमने एक्सपेंस को, व्हेन एक्सपेंस इज कांस्टेंट, जब आपने एक्सपेंस को कांस्टेंट रखा है तो प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है किसके? कंजम्पशन के। अब ध्यान से इस बात को समझना कि प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो कंजम्पशन को बढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर एक बात समझना कि अगर कहीं पर कंजम्पशन कांस्टेंट, सॉरी एक्सपेंस जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो अगर कांस्टेंट है, इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, तो आप देखेंगे जो प्राइस का रेशियो होगा, प्राइस का रेशियो सपोज करो एक्स इज टू बाई है। ध्यान से देखना, अगर प्राइस एक्सपेंस कांस्टेंट है और प्राइस का रेशियो एक्स इज टू बाई है, ओल्ड ये है और न्यू प्राइस ये है गाइस, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा? यहां कंजम्पशन का रेशियो रिवर्स होकर वाइस टू एक्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। कंजम्पशन का रेशियो वाइज टू एक्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है कंजम्पशन जो होता है गाइस, वो रिवर्स हो जाता है। तो यहां पर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट हमारे काम आता है। और इसको ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर एक्सपेंस कांस्टेंट हुआ, ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट को हम टाइम एंड डिस्टेंस में भी देखेंगे। जहां पर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाती है तो टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? स्पीड के। ठीक है। तो वो हम देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में भी। यहां पर ये देखना, एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक प्राइस ऑफ राइस पर केजी। तो आप बताना, अगर मैं प्राइस का रेशियो फाइंड करना चाहूं कि ये ओल्ड है और गाइस ये न्यू प्राइस है, तो अगर ओल्ड प्राइस 100 है तो न्यू क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा, है ना? 25 से 4 टाइम्स, 25 से 5 टाइम्स। इट मीन्स दैट जो प्राइस है गाइस, प्राइस जो है वो 4:5 हो गया। तो गाइस आप बताना, अगर मैं कंजम्पशन पूछूं आपसे कि कंजम्पशन क्या होगा? कंजम्पशन, क्यों कंजम्पशन रिवर्स हो जाएगा 5:4? अब आप ये कहेंगे सर इसमें एक्सपेंस कहाँ कांस्टेंट है क्वेश्चन में? देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक्सपेंस कहाँ कांस्टेंट है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक in the price of rice per kg, a person is able to purchase 6 kg less rice, है ना?
फॉर 1200 रुपीज। इट मीन्स दैट 1200 रुपीज वो पहले भी खर्च कर रहा था, अभी भी वो 1200 रुपीज ही खर्च कर रहा है, लेकिन पहले वो जितना प्राइस राइस पा रहा था, जितना राइस परचेज कर पा रहा था, उतना प्राइस राइस परचेज नहीं कर पा रहा है गाइस 1200 रुपीज में। अब वो 6 kg लेस राइस परचेज कर पा रहा है। इट मीन्स दैट जो हम स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट कर रहे थे कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो हमें कंजम्पशन को डिक्रीज, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है और प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो हमें कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। यहां भी वही हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले जो बंदा था 6 kg जितना राइस ले रहा था उससे 6 kg राइस इसको कम मिल रहा है अब, अगर आप ध्यान से देखोगे। अब क्यों मिल रहा है कम? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया ना गाइस। क्या हो गया है? प्राइस इंक्रीज हो गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें करना क्या है? हमें उसी इस फॉर्मेट में जो हम देख रहे हैं कि प्राइस का रेशियो 4:5 है, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा? कंजम्पशन का रेशियो 5:4 हो जाएगा। लेकिन गाइज एक बात बताना, पहले उसको 5 यूनिट राइस मिल रहा होगा, लेकिन अब कितना मिल रहा है? अब मात्र उसको अब मात्र उसको 4 यूनिट राइस मिल रहा है। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, मैं दिखा रहा हूं, यहां 5 यूनिट राइस मिल रहा था, अब 4 यूनिट राइस मिल रहा है उसी प्राइस में। तो आप बताना कितना यूनिट राइस कम मिल रहा है? 1 यूनिट कम मिल रहा है। इट मीन्स दैट गाइज 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 6 kg लेस। 1 यूनिट लेस मीन्स 6 kg लेस। 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 kg। तो गाइज अगर 1 यूनिट का वैल्यू 6 kg है, तो आप बताना यहां पर स्टार्टिंग में इसका ओल्ड कंजम्पशन कितना होगा? ये पहले कितना राइस खरीद पा रहा होगा? 6 × 5 30 kg राइस पहले खरीद पा रहा होगा जब प्राइस कम होगा, है ना? लेकिन जब राइस का प्राइस बढ़ गया तो अब कितना खरीद पा रहा है? 24 kg राइस खरीद पा रहा है। क्या अभी क्लियर है गाइस? ये एक बार कमेंट करके बताना, इज इट क्लियर टू ऑल? यहां तक क्लियर है? आपको कुछ समझ में आया? आ गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, चैट बॉक्स में, अदरवाइज यू कैन आस्क। माइनो, इज इट क्लियर? प्यूपी, इज इट क्लियर? समझ में आया कुछ? प्राइस क्योंकि 1200 रुपये पहले भी खर्च कर रहा था, अभी भी 1200 कर रहा है, बट 6 kg राइस जो है उसको कम परचेज करने को मिल रहा है। 6 kg राइस हमें पता है प्राइस का जस्ट अपोजिट हो जाता है कंजम्पशन। तो प्राइस अगर 4:5 था, रेशियो 4:5 था, तो कंजम्पशन का 5:4 हो जाएगा। 1 यूनिट लेस हो जाएगा और 1 यूनिट की वैल्यू 6 kg है। इट मीन्स पहले कंजम्पशन उसका 30 था और अभी एट प्रेजेंट 24 kg है। अब ये बताना व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पर केजी। आप बताना 30 kg राइस इसने ओरिजिनली खरीदा होगा स्टार्टिंग में कितने रुपए में? 1200 रुपये में। तो आप बताना प्राइस पर केजी क्या होगा? प्राइस पर केजी क्या हो जाएगा? 1200 डिवाइड बाय 30 क्या हो जाएगा गाइस? 40 हो जाएगा। 40 रुपी पर केजी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये पूछे न्यू प्राइस बता दो, तो न्यू प्राइस के लिए क्या बताना पड़ेगा? 24 kg खरीद पा रहा है 1200 रुपीज में, तो न्यू प्राइस यहां से पता लग जाएगा, यहां से 1200 डिवाइड बाय 24, है ना? 24। और यहां से कितना आ जाएगा गाइस? 50 आ जाएगा। दैट इज द आंसर। क्या समझ में आया आपको? गाइस एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो मुझे एक तरीका और सिखाना है इस क्वेश्चन का आपको। पहले ये बताओ, इतना समझ में आया आपको? नाचुक, ओके, क्लियर है, सबको क्लियर है ना? चलो गुड। चलो मैं आपको एक तरीका और सिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। एक और तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। गाइस एक और तरीका सिखा रहा हूं मैं। गाइस एक बात बताओ, 25% हाइक हुआ है, 25% हाइक हुआ है, तो उसके पास में जो 1200 रुपीज थे, 1200 रुपीज थे पहले, जो 1200 रुपीज थे, उतना ही सामान, पहले के बराबर सामान खरीदने के लिए इसको कितने रुपए और एक्स्ट्रा चाहिए? बताओ आप लोग कमेंट करके।
आचुंग बताना मुझे, मेरे पास 1200 रुपीज हैं और मैं कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ आर्टिकल खरीदता हूं। अगर 25% हाइक हो गया, 25% हाइक हो गया, तो मुझे कितने एक्स्ट्रा मनी की जरूरत पड़ेगी पहले की ही बराबर आर्टिकल खरीदने के लिए? बताना जरा आचू। माइनो, अदर स्टूडेंट्स। 300। यस, जॉन इज सेइंग करेक्टली, बिकॉज 1200 का 25% अमाउंट हमें और चाहिए पहले जितना खरीदने के लिए सामान। और 1200 का 25% कितना होगा नाचो? गुड। कितना होगा गाइस? 25% 300 होगा। कितना होगा? 300। इट मीन्स दैट गाइस 300 रुपीज हमें अब एक्स्ट्रा चाहिए। अब हमें 300 रुपीज एक्स्ट्रा चाहिए अगर हमें पहले के इक्वल आर्टिकल खरीदना है। बट गाइस अगर इसके पास 300 रुपीज ना हो एक्स्ट्रा, तो क्वेश्चन ने क्या किया? अच्छा, शॉपकीपर के पास गए, सपोज करो तुम किसी शॉपकीपर के पास गए, वहीं पर चलते हैं जहां पर आ, हम टमाटर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे ना, टमाटर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, है ना? प्यूपी टमाटर खरीद रही थी और उनको पता लगा प्राइस इंक्रीज हो गया। अब प्यूपी ये बताओ, अगर वो नहीं माने और सारे शॉपकीपर उसी प्राइस पर सेल कर रहे हो और तुम्हारे पास उतने रुपए हो, तो तुम पहले के बराबर आर्टिकल तो खरीद नहीं पाओगी। तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है कि चलो कम आर्टिकल खरीद लो, क्या हो गया? यही बोलता है या नहीं बोलता? बताओ। अगर कहीं जी पर 100 रुपए पर केजी टमाटर बिक रहा है ना, और कल होकर 200 रुपए पर केजी हो जाए और तुम्हारे पास 100 रुपए ही हो, तो सामने वाला क्या करेगा? आधा आर्टिकल दे देगा आपको, है जी। ना? आधा केजी आर्टिकल दे देगा। बोलो यस और नो। यस। तो ये बताओ बीपी, अगर इसके पास 300 रुपए एक्स्ट्रा नहीं है, ये 1200 रुपए लेकर ही शॉप पर जाए, तो क्वेश्चन में क्या बताया गया? क्वेश्चन कह रहा है 6 केजी लेस आर्टिकल मिलेगा अब इसको। बोलो, समझ में आ रही है बात? ये जो तीन जी एक्स्ट्रा है, ये अगर इसके पास ना हो तो क्या वो होगा? 300 रुपए, 300 रुपीज जो हैं वो इसको एक्स्ट्रा नहीं है, तो 6 केजी लेस आर्टिकल मिलेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 300 रुपीज में 6 केजी आर्टिकल आज खरीदा जा सकता है? यूपी बताओ। जी सर। तो प्रेजेंट प्राइस क्या हो गया आर्टिकल का? प्रेजेंट प्राइस क्या हो गया आर्टिकल का एट प्रेजेंट? 6 केजी आर्टिकल 300 रुपए में आ रहा है, तो 1 केजी कितने में आ रहा है? 50 रुपी पर केजी में आ रहा है आर्टिकल। लेकिन ये प्रेजेंट प्राइस है गाइस। ओल्ड प्राइस अगर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ओल्ड और न्यू का रेशियो देखना पड़ेगा। ओल्ड और न्यू का। ओल्ड 25% का फ्रैक्शन फॉर्म या तो बना लो। कितना होता है? 1/4। 1/4 में 4 क्या हो गया? ओल्ड। 1 पार्ट इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? न्यू 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू है गाइज ये 50 केजी। तो अगर तुम्हें ओल्ड 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे? 5 = 50। 5 यूनिट = 50। 1 यूनिट = 10। इट मीन्स ओल्ड प्राइस क्या हो जाएगा गाइज? ओल्ड प्राइस शुड बी 10 × 4। कितना हो जाएगा? 40 रुपी हो जाएगा। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बताओ। देखो दोनों मेथड अलग अलग हैं। एक जगह मैंने कुछ और सोच के सॉल्व किया है, एक जगह मैंने कुछ और सोच के सॉल्व किया। देखो गाइज, इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? क्या ये समझ में आया आपको? इसमें मैंने कहा है कि 1200 रुपीज जो हैं उसका 25% आपको एक्स्ट्रा चाहिए। 300 रुपी एक्स्ट्रा चाहिए। अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो 6 केजी लेस आर्टिकल मिलेगा आपको। और इसका मतलब 300 रुपीज होते तो हमको 6 केजी जो लेस आर्टिकल है ये भी मिल जाता। इसका मतलब 1 केजी आज की डेट में कितने रुपए केजी चल रहा है सामान? 50 रुपी पर केजी। अब यहां से ओल्ड और न्यू का रेशियो बना लो। ओल्ड 4 है तो न्यू कितना हो गया? 5।
क्योंकि 1/4 होता है 25% का फ्रैक्शन फॉर्म, और उसमें 4 क्या है, ओल्ड, और 1 यूनिट इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 5। और इस 5 का वैल्यू कितना है, 5 का वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 40 रुपये हो गया। दैट इज द आंसर। अब बताओ, इज इट क्लियर गाइज? क्लियर? गुड। ओके गुड। चलो, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो, पीछे वाला भी कॉन्सेप्ट अलग है, इसमें अलग तरीके से सॉल्व हुआ है और उसमें अलग तरीके से सॉल्व किया मैंने, देख लो दोनों है एक ही बात, और दोनों बातें समझ में आ गई हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन पर बाद में बात करेंगे गाइस, हम इस पर भी बाद में बात करूंगा मैं आपसे। एक ना ये वाला क्वेश्चन देखो गाइस, एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन और देखो। गाइस बताना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 60। ओके। द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज and girls in a school is 150. If the number of boys is X, then the number of girls become X% of the total number of students. Okay. The number of boys is okay. गाइस क्वेश्चन तो अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब इक्वेशन बनाना आता होगा। इफ यू कैन फॉर्म इक्वेशन यू कैन सॉल्व इट। देखो पहला तरीका तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि अगर मैं देखूं तो बॉयज और गर्ल्स इन दोनों का सम 150 है, बी प्लस जी कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। अगर बॉयज एक्स हैं तो गाइस गर्ल्स जो हो जाएंगी 150 माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 माइनस एक्स, है ना, यही हो जाएगा ना। नंबर ऑफ बॉयज एक्स देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम X% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब गाइस एक बात बताना मुझे कि ये जो 150 माइनस एक्स है ना, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का X% है। इट मींस ये 150 का X% है, 150 का X% इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस 150 माइनस एक्स, यही हो जाएगा ना। देखो, और यहां से X% जो है, परसेंटेज का साइन हटा के 1/100 आएगा, और
50 से 3 टाइम्स और 50 से 2 टाइम्स, ये हो जाएगा गाइस 3x/2 इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स, और 2 इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 300 माइनस 2x, और माइनस का 2x 3x की तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा गाइस 5x इज इक्वल टू 300, और x का वैल्यू हो जाएगा गाइस 60, तो नंबर ऑफ बॉयज 60 हो जाएगा। ये हो गया। एक बार देख लो आप लोग, एक बार फिर से देखो, इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं मैं, फिर से देखना इक्वेशन कैसे बनाए। एक बार फिर से देखो इक्वेशन को। गाइस ये कह रहा है सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 150। तो अगर मैं बॉयज प्लस गर्ल्स 150 कह रहा हूं, 150 कह रहा हूं, और अगर मैं बॉयज को x कह रहा हूं, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा 150 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इट मींस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? 150, और 150 का जो x% है गाइस, वो बराबर होगा गर्ल्स का नंबर, और गर्ल्स का नंबर है कितना? 150 माइनस एक्स, ये है। अब यहां से x का वैल्यू मैंने फाइंड किया, दैट इज 60, और ये बॉयज का नंबर हो गया। अब बताओ गाइज, इज इट क्लियर? क्या समझ में आ गया? और नहीं आया तो एक बार फिर से पूछो मुझसे फिर। इफ दैट इज नॉट क्लियर, प्लीज फिर से पूछ लो मुझसे फिर। ओके क्लियर है। एक ना एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जहां से ये क्वेश्चन और आसानी से पिक हो सकता है, और वो कॉन्सेप्ट है गाइस, जहां पर मैं आपसे बात करूंगा, जहां मैं आपसे बात करूंगा ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन पे। तो जरा देखो ऑप्शन के थ्रू और एक बार नजर डालते हैं इस क्वेश्चन पर, जरा देखो। गो थ्रू बाय ऑप्शन, एक मेथड और डेवलप करता हूं मैं यहाँ पे, गो थ्रू बाय ऑप्शंस। और देखना अगर आपको ये एंगल से क्वेश्चन देखना आ जाए, तो आप मान लो कि बस आपका अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि इस एंगल से क्वेश्चन का आने का मतलब है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी, आपको बहुत सारी चीजें। चलो मैं आपको उस एंगल से क्वेश्चन दिखाता हूं, आप ध्यान से देखना बस। देखो क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 150। The number of girls is x, then the number of girls becomes x% of total number of student। इस एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे किसी की नीड होगी, तो जिसका नेटवर्क स्ट्रांग है, चलो बात करते हैं नाचुप से। नाचुप, अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, माइनो अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं, तुम लोग माइनो। अच्छा नेटवर्क का इश्यू है क्या? नहीं नहीं, माइनो तुम्हारा नहीं आ रहा है, अब वॉइस नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो प्यूपी तुम बताओ। प्यूपी कहेगी मैं इस कंडीशन में सबसे आगे कैसे आ जाती हूँ डेली। ओके चलो, सर। चलो प्यूपी ये बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन में बॉयज और गर्ल्स का जो सम है वो 150 है। जी सर। 150 है ना? अब जितना आप वॉइस बताओगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा है नंबर ऑफ वॉइस ही पूछा है, ठीक है? हाँ। जी अब यहां पर एक बात समझना कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो x% है। अगर वॉइस x है तो गर्ल्स भी x% है। देखो ये जो मेथोडोलॉजी है ना, पढ़ाने के कई सारे तरीके होते हैं, उनमें से सबसे प्रभावी इफेक्टिव जो तरीका होता है ऑनलाइन में विशेषकर,
जिस पर आप पढ़ रहे हो, जहां पर टीचर स्टूडेंट से बात करके पढ़ाता है, ये सबसे, वरना तो यूट्यूब पर कितने सारे वीडियोस मेरे ही पढ़े हुए हैं, 300 घंटे, 400 घंटे, 500 घंटे पढ़ाया है मैंने यूट्यूब पे। तो उससे उससे इफेक्ट नहीं आता, इफेक्ट तब आता है जब टीचर स्टूडेंट से बात करता है। अच्छा प्यूपी ये बताओ, जितना नंबर तुम बॉयज का मानोगे, उतना ही परसेंट जो होगा, उतना परसेंट गर्ल्स हो जाएगा उसमें। जी सर। यही है ना क्वेश्चन का अकॉर्डिंग तो। जी। चलो ठीक है, क्रॉस चेक करना शुरू करो। और ये मेथड बहुत अच्छा है। अगर हम 150 बी प्लस बी कह जी कह रहे हैं, और ये बताओ पीयूपी, अगर हम पहले ऑप्शन को हिट करें कि ए हमारा 51 आंसर है, तो ये बताओ पीयूपी, अगर बॉयज 51 है तो गर्ल्स कितना होगा? 150 माइनस 51। 150 माइनस 51, दैट इज 99। ये। अच्छा ये बताओ, जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो ये है, इफ नंबर ऑफ बॉयज एक्स देन गर्ल्स इज x% ऑफ टोटल। तो ये बताओ 150 का 51% जो होगा, क्या वो 99 आएगा? अम्म, क्वेश्चन पता के नहीं सर। अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्या 150 का 51% जो होता है, क्या वो इक्वल टू 99 होगा? होगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नहीं है सर। परसेंटेज का साइन जब हटाओगे तो आफ्टर टू प्लेसेस डेसिमल मिलता है हमें, और परसेंटेज का साइन हटाओगे तो दो जीरो नीचे जाएंगी, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, चलो एक जीरो तो फिर भी रह गई नीचे में, और उससे क्या आएगा? डेसिमल आएगा। इट मींस ये तो इक्वल नहीं है 99 के। इसका हम्म। मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत है। देखो ऑप्शन को क्रॉस चेक करना बहुत आसान होता है और बहुत जल्दी कर लेते हैं हम। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हें, वरना बहुत आसान होता है ऑप्शन के थ्रू। अगर बॉयज और गर्ल्स का नंबर 150 है प्लस में, अगर हम बॉयज को 65 लेते, ध्यान से देखो, तो ये बताना प्यूपी, 150 का 65% जो होता वो इंटीजर आता है या डेसिमल आता? ये बताओ बस। 150 ये का 65% इंटीजर आता है या डेसिमल आता वैल्यू? ये इंटीजर आएगा सर। नो, डेसिमल आएगा। देखना। हम्म। नहीं, 150 का 65%, परसेंटेज का साइन हटाओगे नीचे में डबल जीरो आएगा, जी। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। अब ये बताओ, एक जीरो तो नीचे में है ना, ओ। तो इस, और एक, इसका मल्टीप्लीकेशन जो भी आएगा उसके एक स्थान छोड़कर डेसिमल लगेगा। बोलो यस और नो। हम्म। यस सर। तो डेसिमल में ही आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। इस, और ये बताओ, नंबर ऑफ गर्ल्स डेसिमल में हो सकती हैं? नो। जैसे मैं ये कहने लगूं 8.5 गर्ल्स आर प्रेजेंट इन दिस क्लास, ठीक लग नो रहा है सर। कहने में? नहीं हो सकता ना। जी। नंबर ऑफ पर्सन डेसिमल में हो नहीं सकता, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं 150 का 95% सॉल्व करूं तो इंटीजर आ जाएगा प्यूपी? हम ट्राई कर रहे सर। नहीं आएगा, बस देख लो सीधे, इसको समझ लो और अपने माइंड में बिठाओ। 150 का अगर 95% निकालोगे, जब तक दो जीरो नहीं मिलेंगी तुमको न्यूमरेटर में, तब तक ओ। डेसिमल में ही आएगी वैल्यू। क्योंकि जैसे ही परसेंटेज हटाते हो तो दो जीरो आते हैं, जीरो से जीरो, एक जीरो बेस में रह जाएगी और वो जी जी। डेसिमल बना देगी। बोलो यस और नो। यस सर। इसका मतलब डी भी आंसर नहीं है, आंसर होगा गाइस सी। और देखो मैं प्रूफ कर रहा हूं सी आंसर को कैसे है। अगर बी प्लस जी 150 होता, तो अगर वॉइस गाइज 60 है, तो आप बताओ गर्ल्स कितना हो जाता? बोलो गाइज, गर्ल्स कितना हो जाता? 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और अब बताओ, जी। टोटल नंबर का 150 का 60% जो होता है, क्या वो 90 के इक्वल होता है जो क्वेश्चन कह रहा है? होता है। परसेंटेज का साइन हटाओ, डबल जीरो नीचे आएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, 15 सिक्स क्या हो जाएगा? 90। नहीं। आ रहा है या नहीं आ रहा नंबर? जी सर। इसका मतलब सी आंसर बिल्कुल सही है। मैनी टाइम्स हम बस ये देखकर पता लगा देते हैं कि ये देखो डेसिमल में जा रही है वैल्यू, ये भी डेसिमल में जा रही है, ये हो नहीं सकता, तो आंसर कौन सा होगा? सी होगा। और मैं तभी तो आपसे बार बार बोलता हूं कि आपका जो सीखने का तरीका है वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए। एमडीए बोलता हूं मैं, अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं, एमडीए टेक्निक से लर्न करना चाहिए सीसेट को, मल्टीपल डायमेंशनल अप्रोच टेक्निक। अगर आप इस तरह से जाते हो तो फिर
आप कह पाओगे कि अब मुझे गुमराही का डर नहीं, हर रास्ता क्वेश्चन के आंसर तक जाता है। आप कहीं से भी क्वेश्चन को पिक करोगे फिर। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। गाइस क्वेश्चन में मुझे कुछ फिजी सा लग रहा है। इस क्वेश्चन को रोको, अभी ये वाला क्वेश्चन छोड़ो, अगले वाले क्वेश्चन पर आओ। अच्छा ठीक है गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखना गाइस। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 पेपर्स एंड कैंडिडेट हैज टू गेट 35% टोटल टू पास। In one paper he gets 62 out of 150, and the in the second paper 35 out of 150. How much must he get out of 180 in the third paper to just qualify for a pass? चलो बताओ गाइस क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किया है गाइस, ये वाला देखो और बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे। चलो गाइस सॉल्व करो और बताओ ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है पहले। गाइस बोलो आंसर। देखो मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूं, आप लोग देखो। 180 प्लस 150 प्लस 150, ये टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं। और इसका 30%, 35% उसको चाहिए पास होने के लिए। सबसे पहले ये देख लो कि इसका 35% क्या आएगा। फिर आप ये देख लो कि दो पेपर में उसको कितने मार्क्स मिल गए, और थर्ड पेपर में उसको कितने मार्क्स और लाने हैं, और जो मार्क्स लाने हैं वो 180 का कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा लास्ट में 180 है, अच्छा 180 150 150, हाँ ठीक है। चलो बताओ।
चलो गाइस मैं सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा किया आप लोगों ने? सेवेंटी वन, डी नाचू। गुड गुड। अच्छा ये बताओ गाइस, 180 150 150 कितना हो गया? 480 हो गया। और 480 का 35% कितना आया है? सब लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे 480 का 35% आपका क्या आया है? जॉन, माइनो, नाचो, प्यूपी, बोलो कितना आया आप लोगों का? 168 आया है। जब आप 480 का 35% निकालोगे गाइस, या तो आपको सिंपल वे में निकालना आना चाहिए, और अगर नहीं भी आ रहा है तो फिर परसेंटेज का साइन हटाओ, नीचे में 2 जीरो लगा दो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। फिर बचेगा 48 इंटू 35 डिवाइड बाय 10, और इसकी वैल्यू होगी 1680 डिवाइड बाय 10। 10 से 10 कैंसिल। पहला तरीका ये। वरना दूसरा तरीका क्या है गाइस? 10% कितना होगा? 480 का 10% कितना होगा? 480 का 10% हो गया सर 48। ये बताओ 30% क्या होगा सर? 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30% हो जाएगा सर। 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 3 8 जा 24, है ना? और कैरी टू, 3 4 जा 12 प्लस 2 कितना हो गया? 144। अच्छा अभी तुम्हें 5% और चाहिए। 5% चाहिए मतलब आधा कर दो इसका। 5% ये हो गया, इसका भी का क्या बोल दो, आधा कर दो, तो 24 हो गया। इट मीन्स दैट 35% क्या हो जाएगा? 144 प्लस 24, 168। तो आप जैसे भी करो बस सॉल्व करना आना चाहिए, होना ही चाहिए सॉल्व। 168, है ना? कितना आना चाहिए? 168। तो उस पर्सन को ही हैज टू स्कोर 168 मार्क्स इन ऑल पेपर्स। अब 168 में से आप देखोगे तो फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। इसको टोटल स्कोर करना है 168। उसमें से फर्स्ट पेपर में इसने स्कोर किया है, कितना स्कोर किया है? फर्स्ट पेपर में इसने स्कोर किया है 62, सेकंड पेपर में किया है 35। तो गाइस बताओ थर्ड पेपर में इसको कितना स्कोर और करना है? जल्दी बोलो कमेंट करके। थर्ड पेपर में इसको कितना स्कोर और करना पड़ेगा? बोलो जल्दी से, कमेंट करके बताओ। इसका थर्ड पेपर का स्कोर बताओ गाइस, थर्ड पेपर में इसको कितना स्कोर करना पड़ेगा? सेवेंटी वन, एग्जैक्टली। 168 में से माइनस कर दो क्या क्या, 62 प्लस 35, इन दोनों को माइनस कर दो। यू विल फाइंड 71 स्कोर करना है इसको थर्ड पेपर में। 71। और ये 71 मार्क्स कितने पे में से आने चाहिए गाइस? 180 में से आनी चाहिए, 180 में से। तो आपको फाइंड करना है 71 इज व्हाट परसेंट ऑफ 180, ये फाइंड होना है बस। ये आना चाहिए गाइस, है ना? परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, है ना? और अगर आप देखोगे तो गाइस कुछ गलत है क्या क्वेश्चन में? कुछ गलती है क्या क्वेश्चन में? कहीं पर कुछ गलत आया हुआ है क्या? क्योंकि 180 में से आएगा तो ये तो वैल्यू नन ऑफ दी जा रहा है मेरे हिसाब से। हाउ मच मस्ट ही गेट आउट ऑफ 180 कह रहा है ना? हाउ मच, अच्छा ओके ओके ओके, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। ओके सॉरी 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 गाइस, ये तो परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, ये तो बस मार्क्स पूछ रहा है, कितने मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा बस। ओके, मैंने सोचा परसेंटेज पूछ रहा है। अच्छा परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, सिर्फ मार्क्स पूछ रहा है कि कितना मार्क्स स्कोर करने से उसको फायदा हो जाएगा, मींस उसका स्कोर जो है वो इतना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। ओके गुड। चलो भाई बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर हो गया? क्लियर है? अगर क्लियर है तो अगली क्वेश्चन पर चलते हैं, चलो। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो बताओ।
बोलो गाइस, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। डी होगा। चलो देखो, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 5% एंड 25% ऑफ थर्ड नंबर, है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है दो नंबर है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, और कंपैरिजन कर रहा है गाइस थर्ड नंबर से। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर आर, फर्स्ट नंबर इज 5% एंड सेकंड नंबर इज 25% ऑफ थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर को क्या मान लो, 100 ले लो, क्या दिक्कत है? यही तो है भाई। फर्स्ट नंबर अगर हम देखें तो थर्ड नंबर अगर 100 है तो फर्स्ट नंबर उसका 5% है, और 100 का 5% तो 5 होता है, और 100 का 25% क्या होता है, वो भी 25 होता है। तो अब देख रहा है कि फर्स्ट नंबर, व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर इज द सेकंड नंबर, इट मींस दैट सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, है ना। तो सेकंड नंबर, अच्छा, व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर इज द सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन गलत है क्या? व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर इज द सेकंड नंबर, यानी क्वेश्चन होना चाहिए था व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर इज द फर्स्ट नंबर, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। क्योंकि इसका आंसर जो आएगा गाइस वो ये कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर से कंपैरिजन कर रहा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर से कंपैरिजन कर रहा है किसकी, सेकंड नंबर की। तो यहां आंसर 20 नहीं बनेगा, आंसर आएगा नन ऑफ दीज। और क्यों आएगा? फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर इज द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर। परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। नो नो नो, माइनो ना चुप, नो नो नो, ध्यान से देखो, क्लियरली देख लो, 500% आएगा आंसर इसका। देखो क्वेश्चन ये है एक्चुअली, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन ये है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, ये है क्वेश्चन गाइस। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, इसी में तुम फंस गए हो। अगर क्वेश्चन ये कह दे कि सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, तब तो तुम कर लोगे, मुझे पता है। देखो ध्यान से, गाइस बताओ जरा, क्लियर है या नहीं? देख लो क्वेश्चन में फंस गए तुम, अगर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज हो और मैं एक ऑप्शन 20% कह दूं, तब तो तुम पूरी तरह से फंस जाओगे। हाँ भाई, देखो जरा ध्यान से, अगर क्वेश्चन का एक आंसर नन ऑफ दीज हो और एक ऑप्शन में 20% कर दूं, तब तो तुमसे नेगेटिव मार्किंग करा लूंगा मैं। देखो ध्यान से, फिर तो तुम नेगेटिव मार्किंग करने के लिए विवश हो जाओगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तुमसे, फिर तो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी गाइस, बोलो। कर दोगे नेगेटिव मार्किंग? ध्यान रखो 20% आंसर नहीं होगा, ये गलत आंसर है, आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया है उसमें लैंग्वेज में फंस जाओगे तुम। प्यूपी बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं, ये ऑलरेडी परसेंट में दिया है तो फिर उसको परसेंट में ही क्यों नहीं करना, तो नंबर हम लोग 25/5 हाँ हाँ एज्यूम, नंबर क्यों हाँ, एज्यूम करें। हाँ अच्छा प्रश्न पीयूपी का, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है पीयूपी ने। पीयूपी मैनी टाइम्स क्या होता है ना,
कि कंपैरिजन में मोर और लेस टर्म यूज हो जाता है, और जब मोर और लेस टर्म यूज हो जाता है तो फिर वहां पर वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ ऑफ टर्म है दोनों में ही, इसलिए तुमको यहाँ एडवांटेज मिल गया है प्यूपी। क्या समझ में आ रहा है? वैल्यू चेंज हो जाती है प्यूपी। जी सर, जैसे जी सर। 5% मोर कह देता तो 105 हो जाता है या नहीं वैल्यू? यस सर। तो थर्ड नंबर पे डिपेंड करता है ना, ये दोनों दोनों थर्ड नंबर पे डिपेंड करता है ना। अगर तुम थर्ड नंबर की वैल्यू 200 ले लो तब भी चेंज हो जाएगा। तो वो एक्चुअली कंपेयर करना ही पड़ेगा, और कंपेयर नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा प्यूपी फिर। ओके सर। ठीक है, जी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ गाइस। एक और क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। चलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, आपसे बता रहा हूं मैं आपको। नाइन्टी थ्री होल 3/4% आचुंग। ओके ओके, अदर स्टूडेंट गाइस। चलो गाइस, मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर, देन द कंपैरिजन वैल्यू इज थर्ड नंबर गाइस इन दिस क्वेश्चन। क्योंकि देन वर्ड किससे यूज हुआ है? थर्ड नंबर से पहले आया है। तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? कंपैरिजन वैल्यू हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। अब तो आपको याद होना चाहिए कि थर्ड नंबर कंपैरिजन वैल्यू है। और अगर थर्ड नंबर कंपैरिजन वैल्यू है दैट इज 100, तो जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर होगा गाइस, फर्स्ट नंबर 25% लेस होगा, इट मींस दैट इज 75। और सेकंड नंबर 20% लेस होगा, दैट इज 80 गाइस। अब कह रहा है फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, इट मींस दैट गाइस 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। बस इतना क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो। परसेंटेज का साइन आ ही गया है। 5 से 15 टाइम्स, 5 से 16 टाइम्स गाइस।
और जब आप सॉल्व करोगे इसको तो 93 होल 3/4% आएगा। एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस माइनो, यस। बताओ गाइस, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? अब बताओ आपको प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में गाइस, आप बताओ। आप लोगों ने सब समझ लिया है, सब देख लिया है। अब आप बताओ आपको क्या इश्यू आ रहा है क्वेश्चन में, बताओ। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए अब आपसे। अब तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए आपको। चलो तो अगले क्वेश्चन पर आओ। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर आना चाहिए आपका अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 26। चलो गाइस, बताना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ तो गाइस, क्या है आंसर, बोलना एक बार। टेन परसेंट डिक्रीज। ओके ओके, गुड गुड गाइस, गुड। देखो, DBT the price of soap is decreased by 25% due to which the sale increased by 25%, sorry 20%. What will be effect on the total income of soap? अगर मैं इसको 10 मान लूं, प्राइस को, कंजम्पशन को भी 10 मान लूं, तो एक्सपेंस जो होगा गाइस वो 100 हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो 10 का 25% क्या होगा, 2.5 होगा। इट मीन्स 2.5 लेस हो जाएगा। और लेस हो जाएगा तो गाइस न्यू प्राइस विल बिकम 7.5। और 10 का 20% इंक्रीज होगा गाइस, तो इट विल बिकम गाइस 12। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो कितना आना चाहिए। 12 5 जा 60, कैरी 6 हो जाएगा। और 12 7 जा कितना हो जाएगा, 84 प्लस 6 90। इट मीन्स पहले एक्सपेंस 100 था, फिर 90 हो गया। इट मीन्स कितना कम हो गया, 10% लेस हो गया गाइस। दैट इज द आंसर, 10% डिक्रीज हो गया। So answer is guys 10% decrease. C is the correct answer for this question guys. C is the correct answer for this question. समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आया? इज इट क्लियर गाइस, समझ में आया आपको? 10% डिक्रीज हो जाएगा, 10% डिक्रीज। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूं तुम्हारे लिए कितनी बार।
ये वाले क्वेश्चन तो हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, जहां दो वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन से एक थर्ड वेरिएबल मिल रहा था। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक और क्वेश्चन देखो और बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइस, बताओ। क्या आ रहा है आंसर गाइस तुम्हारा? बी, अच्छा 20। ओके, अदर स्टूडेंट गाइस, अदर स्टूडेंट। गाइस देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। द अमाउंट विद विच 18 kg of sugar could have been bought before the 10% fall in the price of sugar. Now, how much more sugar can be bought with the same amount? अच्छा गाइस ध्यान से देखना, प्राइस का जो रेशियो है, प्राइस का रेशियो, सपोज करो पहले 10 था, प्राइस तो 10% लेस हो गया, ये ओल्ड है, तो न्यू प्राइस क्या हो गया गाइस? न्यू प्राइस हो गया गाइस 9। आप बताना कंजम्पशन क्या हो जाएगा गाइस, कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा? 9:10 हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। इट मीन्स पहले 9 यूनिट सामान आता था, अब 10 यूनिट्स आएगा। तो 9 यूनिट्स का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है गाइस, कितना दे रखा है? 18 kg दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 kg होगा, 2 kg। इट मीन्स दैट गाइस अभी कितना आ रहा है? 2 × 10, 20 kg एट प्रेजेंट खरीदा जा सकता है। ये तो 10% फाल होने से पहले 18 kg खरीदा जा रहा था, लेकिन एट प्रेजेंट तो 20 kg खरीद सकते हो तुम। तो बताओ गाइस कितना, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर अब बताओ, मैंने तुम्हारे सामने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, अब बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए अब। क्या होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर? एक्चुअली डी होना चाहिए, यस। नॉट 20, दैट इज डी। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है वो? कह रहा है नाउ हाउ मच मोर शुगर कैन बी बॉट विद द सेम अमाउंट। कितना केजी शुगर ज्यादा खरीद सकते हो? पहले तो खरीद पा रहे थे कितना, 18 kg, लेकिन अब खरीद पा रहे हो 20 kg। तो कितना ज्यादा शुगर खरीद पा रहे हो? 2 kg मोर यू कैन बॉट नाउ। सो आंसर इज नन ऑफ दीज। ध्यान दो क्वेश्चन पे, वरना आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर गलत सॉल्व कर बैठोगे फिर परेशान होगे।
आया समझ में? जल्दबाजी में आचुंग जब हम सही आंसर कर लेते हैं फिर भी गलत कर बैठते हैं। और देखो आज 3 मिस्टेक आचुंग तुमने ही की हैं, सॉल्व कर लिया फिर भी। हाँ, देखो अगले क्वेश्चन पर आओ। एक और क्वेश्चन देखो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, देख लेना, तुम याद करोगे मुझे कि योगेश सर ने पढ़ाए थे और डिक्टो क्वेश्चन मिल गए एग्जाम में। लेकिन तभी तो याद करोगे जब तुम खुद अच्छे से प्रिपेयर होगे इनके लिए। करो सॉल्व अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर? गाइस ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है, ध्यान रखना। आचुंग अभी वाला आंसर गलत नहीं होना चाहिए, 3 क्वेश्चन गलत कर चुके हो, देख लो आज। और ध्यान रखना ऐसे ही पेपर में ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पर हम ऐसे गलतियां कर बैठते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, ऑप्शन नहीं दिखता है और मार के चले जाते हैं दूसरा ऑप्शन। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से करना है सॉल्व, देख लो। A 20% fall in the price of sugar allows a person to buy 2 kg more sugar for 250 rupees. Find the reduced price. अच्छा ये बताओ गाइस, 250 250 रुपीज है मेरे पास, लेकिन 20% फॉल हो जाए तो 20% कितना होगा? 50 रुपीज हो जाएगा। इट मीन्स दैट अगर 50 रुपीज नहीं भी होते तब भी मैं पहले के बराबर सामान खरीद लेता। लेकिन अगर मैं 50 रुपीज का इनका भी यूज कर लेता हूं जो मेरे पास बचे हैं, तो 2 kg शुगर अभी मेरे पास में ज्यादा आ जाएगा। तो 1 kg का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस? 1 kg का वैल्यू 25 रुपीज हो जाएगा एट प्रेजेंट तो। हाँ, इट मीन्स सी आंसर करेक्ट है इसका। सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने रिड्यूस्ड प्राइस ही पूछा है। सी आंसर नहीं हो जाएगा माइनो। आचुंग आंसर सी नहीं हो जाएगा 25? देखना। नहीं सर, वो ओरिजिनल प्राइस है सर, रिड्यूस प्राइस नहीं। कौन सा ओरिजिनल प्राइस है? 25? जी सर। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे वाले मेथड से सॉल्व किया है तुमने? सर मैं इक्वेशन बना के सॉल्व किया हूँ, इन्वर्स करके। अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखना, एक बार देखो। प्राइस जो है, अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो यहाँ ओल्ड है और यहाँ पर न्यू है। अगर पहले 10 था तो एट प्रेजेंट 8 हो जाएगा।
यही होगा ना जी सर। आचुम? और ये जी सर। बताओ कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा? 8:10 हो जाएगा। जी। पहले 8 था कंजम्पशन, अभी 10 है, यही है ना? जी। जी सर। अच्छा ठीक है। अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पहले 8 था, अब 10 हो गया, तो कितना यूनिट कम हो गया कंजम्पशन? 2 यूनिट। और 2 यूनिट हम्म। का वैल्यू कितना है? 2 kg। इट मीन्स पहले कंजम्पशन कितना था? 8 kg। और एट प्रेजेंट कंजम्पशन कितना है? 10 kg है। आचुंग जी बोलो। सर। जी तो सर। 10 kg अगर कंजम्पशन है, तो 10 kg एट प्रेजेंट कंजम्पशन है, न्यू कंजम्पशन है ना? रिड्यूस्ड प्राइस के बाद का कंजम्पशन है। तो अगर 10 kg सामान खरीदने के लिए 250 रुपीज लगते हैं, तो 1 kg का प्राइस कितना होगा? 25। तो बोलो 25 सही आंसर या 20? बोलो अचुम, कौन सा आंसर सही? 25 या 20? सर इस 25। इक्वेशन से तो 25। इक्वेशन से नहीं, कहीं से भी 25 ही होगा बच्चे। तुम्हारा आंसर गलत है। देख लो एक बार, क्रॉस चेक करना। अगर ओके सर। मुझसे ओल्ड प्राइस पूछा जाता है, तो ओल्ड प्राइस जो आएगा, देखो मैं तुम्हें क्रॉस वेरीफाई करके दिखा रहा हूं। ओल्ड प्राइस जो आएगा वो 250 डिवाइड बाय 8 आएगा। 8 3 जा 24, 31.25 आएगा ओल्ड प्राइस, जो ए ऑप्शन में है। जो माइनो ने आंसर कर दिया था, ए गलत आंसर है। इसने रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है माइनो। क्या पूछा है इसने? रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है या नहीं? तो ए आंसर क्यों कर रहे हो? ओल्ड प्राइस क्यों बता रहे हो? ऐसे भी अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो ये क्वेश्चन कह रहा है 250 रुपीज थे एक पर्सन के पास में, और जब वो शॉप पर पहुंचा, आचुंग देखो कॉन्सेप्ट को समझो, 250 रुपीज थे एक पर्सन के पास में, और वो जब शॉप पर पहुंचा तो उसको वहां पता लगा कि 20% प्राइस डाउन हो गया, है ना? तो अगर 20% डाउन हो गया, तो फिर तो खुश हो जाओगे कि यार अब तो पैसे बच जाएंगे, चॉकलेट खा लेंगे उन पैसे से, है ना? लेकिन मम्मी को अगर बताओगे कि और पता लग गया कि 100 प्राइस डाउन हुआ है और वो पैसे इधर उधर कर दिए तुमने, तो फिर तो डांट पड़ेगी। तुमने बोला चलो सामान ही खरीद लेते हैं। तो उससे पूछा शॉपकीपर से, भाई हमारे पास 250 रुपए हैं, तो 20% रिड्यूस हो गया, तो कितने रुपए का एक्स्ट्रा सामान दे दोगे अभी? तो 50 रुपीज एक्स्ट्रा सामान मिल जाएगा तुमको अभी, क्योंकि प्राइस डाउन हो गया। यही तो होता है ना, प्राइस के डाउन होने से हम चीजें ज्यादा खरीद लेते हैं। तो 50 रुपीज जब एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास, तो 50 रुपीज में 2 kg आर्टिकल आया है, तो एट प्रेजेंट आया है ना। ये तो नए वाले प्राइस की बात कर रहे हो ना आचुंग, यहाँ नया वाला प्राइस है नहीं है। तो 2 kg 50 रुपीज के लिए है, तो 1 kg के लिए 25। और ध्यान रखना, यहां से हम ऑलवेज न्यू प्राइस पर ही पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं ऑलवेज न्यू प्राइस पर? क्योंकि हम न्यू वाली कंडीशन को ही तो लेकर चलते हैं कि आज क्या हो रहा है। और दूसरा मेथड मैंने तुमको ये दिखा दिया। सेकंड मेथड ये है, यहाँ पे देखो ध्यान से। ओल्ड निकालना है ओल्ड निकाल सकते हो, न्यू निकालना है न्यू निकाल सकते हो। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। एक इस क्वेश्चन पर मैं बाद में बात करूंगा, बस एक तरह का कंसेप्ट बाकी रह जाएगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट को हम अभी क्लियर कर लेंगे। गाइस एक क्वेश्चन और है तुम्हारी स्क्रीन पर, इसको मैं ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ध्यान से, क्वेश्चन क्या है देखो। द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस का जो रेशियो है वो 7:2 है। 7:2। अब ये कह रहा है इफ इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 12%, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 2%, कैलकुलेट परसेंटेज डिफरेंस इन सेविंग्स, है ना? सेविंग्स में कितने परसेंट का डिफरेंस आ जाएगा, ये पूछ रहा है अभी। ठीक है। अब गाइज एक बात समझना कि ये वैल्यूज जो रेशियो दे रखा है, ये इतना छोटी वैल्यूज होती हैं। वैसे तो हम इस पर एक मेथड और यूज करना सीखेंगे, जब मैं आपको एलिगेशन सिखाऊंगा तो वहां पर और सीखते हैं। बाकी अभी रेशियो इसमें है, परसेंटेज में है, तो अभी ऐसे देखो। गाइज ये वैल्यू इतनी छोटी है कि इनका 12% और 7%, 2% निकालने में तुमको बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए तुम अपने मन से क्या करो,
इसको 70 कर लो, इसको 20 कर लो। ऐसा मत करना इसको 700 कर लो, उसको 220 रहने दो, नहीं। जितना जीरो इसके पीछे लगाओगे उतनी जीरो इसके पीछे भी लगानी पड़ेंगी। अब ये बताओ जिली की सेविंग्स कितना हो गई? अगर मैंने इनकम को 70 कर दिया, एक्सपेंस को 20 कर दिया, तो सेविंग्स कितना हो जाएगी बताओ? जिली बताओ। अच्छा जिली है ना नाम? अच्छा प्यूपी है, ओके प्यूपी। एक स्टूडेंट जिली थी कभी। चलो चलो बताओ प्यूपी बताओ कितना सेविंग्स बताओ। सेविंग्स का वैल्यू बताना एक बार। 10 हो जाएगा सर। 10 या 50? और हाँ 50-50। हम 50 होगा 100 ना? 100 नहीं ले सकते ना, रेशियो सेट कर रखा है उसने, 7:2 कर रखा है। अगर 7:2 कर रखा है, या तो तुम 70-20 कर लो, या तुम 700 और 200 कर लो, या तुम 7000 एंड 2000 कर लो। क्योंकि रेशियो क्या करता है, कॉमन वैल्यू को कैंसिल कर देता है, तो रेशियो सेम ही रहेगा। तुम अपनी मर्जी से 700 7000 ऐसे क्रिएट कर सकते हो, बस ये है बात। अब यहां पर देखो, वो कह रहा है इनकम को 12% बढ़ा दिया। तो अगर 70 का 12% बढ़ाओगे, तो अभी भी 12% निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना तुमको। तो 700 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तुम्हें एक मेथड और बताऊंगा, तो उससे और आसानी से सॉल्व कर लो ये क्वेश्चन को। 700 का 12% करोगे तो कितना होगा? 84 हो जाएगा गाइस। 84 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 12% 700 माइनस कितना हो जाएगा गाइस? 84 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा सेविंग इनकम? नया वाला इनकम कितना हो जाएगा बोलो? नया वाला इनकम कितना हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा 616 हो जाएगा। नया वाला इनकम हो गया 616। और गाइस एक्सपेंस जो है उसको 2% इंक्रीज किया है। तो 200 का 2% कितना होगा? 4 होगा। तो इट मीन्स दैट गाइस ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंस 204 हो गया। तो आप बताना गाइस अब सेविंग्स कितना हो जाएगी? सेविंग्स सर बताओ। हाँ बोलो। इनकम में भी इंक्रीज ही है। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, फिर तो ये 784 हो जाएगा। ओके थैंक यू यूपीआई, थैंक यू। ये हो जाएगा 784 हो जाएगा बच्चे फिर तो। ठीक है। तो अब बताओ सेविंग्स कितना हो जाएगा? सेविंग्स हो जाएगा 4 में से 4 गया 0, यहां होगा 8, और यहां हो जाएगा 580 हो जाएगा सेविंग्स। इट मीन्स पहले 500 था सेविंग्स, अब हो गया 580। तो कितना इंक्रीज हो गया गाइस? 80 इंक्रीज हो गया। किस पर? 500 पर। परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखोगे तो 60 कितना हो जाएगा? ये 16% सेविंग्स आ रहा है। कितना आ रहा है? 16% ना। इट मीन्स इस समय इसकी सेविंग्स कितना है? 60% है ना। कैलकुलेट द परसेंटेज डिफरेंस इन सेविंग्स। अच्छा ये तो कुछ और आएगा गाइस, ये ना ऐसे कर लो बस, कैलकुलेट द परसेंटेज सेविंग्स एट प्रेजेंट कर लो इसको, कि डिफरेंस की वैल्यू तो कुछ और आ जाएगी। एट प्रेजेंट लिख लेना बस, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स एट प्रेजेंट। ये है क्वेश्चन गाइस, ये है क्वेश्चन। तो 16% सेविंग्स आ जाएगा। जैसे 3 वेरिएबल है ना, मैं इसको क्वेश्चन को एक बार एलिब्रेट कर देता हूं और अच्छे से देखो। तुमने ना 3 वेरिएबल का क्वेश्चन जो देखा, वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में देखा था, जहां आपने देखे होंगे प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंस होता है। ऐसे ही एक प्लस के फॉर्म में भी चलता है क्वेश्चन, जहां पर आप पढ़ते हैं एक्सपेंस प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू होता है गाइस इनकम होता है। क्या होता है? इनकम होता है। इनकम, एक्सपेंस प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम होता है। तो गाइस जब आप इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हो ना, एक्सपेंस प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम होता है, तो आप ध्यान से देखना, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ अ पर्सन इज 7:2। तो 7:2 बहुत छोटी वैल्यू थी, उनका 12% फाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता तुम्हारे लिए। इसलिए मैंने क्या किया, उनको 700 बना दिया, क्योंकि रेशियो ही तो देखा दे रखा है हमें 7:2। तो इसको बना दिया 700 और इसको बना दिया 200।
700 एंड 200, तो सेविंग्स जो होगी वो 500 हो जाएगी। अब इनकम में 12% इंक्रीज होगा, तो 700 का 12% 84 होता है, तो 84 इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा गाइस 784। और एक्सपेंस भी 2% इंक्रीज होगा, तो 2% कितना होगा, 4 होगा, और 4 इंक्रीज हो जाएगा तो 204 हो जाएगा। इनकम में से अगर एक्सपेंस को हटा दिया जाए तो सेविंग्स आती है गाइस, और नई वाली सेविंग्स 580 आ गई। तो बस यही देख रहे हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सेविंग्स एट प्रेजेंट। तो पहले 500 थी, फिर 580 हो गई, तो 80 इंक्रीज हो गई, किस पर, 500 पर। परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बिकम गाइस 16%, और दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन को ना एक मेथड से और फाइंड किया जा सकता है, एक मेथड से और सॉल्व किया जा सकता है। मैं वो मेथड और बता रहा हूं तुमको। देखो, एक और मेथड है जो इस क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर लेगा। मैं दिखाता हूं तुमको। गाइस क्वेश्चन को देखना, इस मेथड को एलएफए मेथड बोलते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एलिगेशन तो फिर ये मेथड तब समझ में आएगा तुम्हें। लीनियर फॉर्म ऑफ एलिगेशन होता है गाइस ये। सेविंग्स, एक्सपेंस और इनकम। इनकम 7 पार्ट है, एक्सपेंस 2 पार्ट है, तो सेविंग्स गाइस 5 पार्ट हो जाएगी, 5 पार्ट हो जाएगी सेविंग्स। अब इसने बोला है कि इनकम में 12% का इंक्रीज हो गया। 12% का इंक्रीज, जब भी इंक्रीज हो तो प्लस का साइन लेकर चलना है। 12 7 जा 84, 84 किस में आएगा गाइस, प्लस में आएगा 84%। और आपको पता है कि इनकम बराबर जो होता है वो एक्सपेंस प्लस सेविंग्स होती है। अच्छा, एक्सपेंस पर गाइस 2% का इंक्रीज है, तो 2% का इंक्रीज जो होगा वो 2 2 जा 4% ये हो गया। हमें सेविंग्स का पता लगाना है, तो सेविंग्स का पता लगाना है, इसको मान लेते हैं गाइस x%, तो 5x हो जाएगा ये। अब यहां से 5x का वैल्यू देखो, 4 जब इधर में जाएगा तो 84 माइनस 4, और x का वैल्यू आएगा 80 डिवाइड बाय 5, यू विल गेट गाइस 16%। इट मींस दैट गाइस 16% आएगी न्यू सेविंग्स, और दैट इज एलएफए मेथड। ये आपको आगे जाके और अच्छा समझ में आएगा। अभी तो मैंने इसको बस ऐसे ही सॉल्व करा दिया है तुम्हें, बट आगे जाके और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है या कुछ कहना है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज लास्ट के 5 मिनट मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सुनना चाहता हूं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे बात कर लो। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। लास्ट के 5 मिनट क्लास के मैंने जैसा कहा था कि मैं प्रॉब्लम पर ही बात करूंगा आपकी। तो आपकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो मुझे बताओ गाइज। सी सेट को सीखने में या कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है तो आप बताएं मुझे। समझ तो सभी आ रहा है सर, कभी कभी सर वो मतलब स्मॉल स्मॉल वो कैलकुलेशन में अटक जाते हैं सर। आज ये क्लास देखो तो मैं तो देखो जॉन, कैलकुलेशन में तो अटकोगे। स्टार्टिंग में सब लोग अटकते हैं कैलकुलेशन में। इवन मैंने भी जब 2011 के आसपास पढ़ना शुरू किया था, तो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में जब मैं आया था गाइस, तो उस समय भी ऐसे में आपको बताऊं तो मैं अपने कॉलेज से मैथ्स का टॉपर रहा हूं। बट थिंग इज दैट कि ये मैथ ना बिल्कुल अलग है, और इसमें कैलकुलेशन का बड़ा रोल होता है, इसलिए इसको अरिथमेटिक भी बोला जाता है। यहाँ कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो सब तो है नहीं, तो यहाँ पर ना कैलकुलेशन का बड़ा रोल होता है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक स्टूडेंट को 2 3 चीजों पर काम करना चाहिए। एक तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है। जैसे किसी की प्रॉब्लम कैलकुलेशन है, सपोज दैट किसी की प्रॉब्लम कैलकुलेशन है। अच्छा, जिसकी जो प्रॉब्लम है उसको उसी पर काम करना चाहिए अच्छे से, तो है ना। जैसे किसी की प्रॉब्लम कैलकुलेशन है तो उसको अपने मन से ही कुछ कुछ परसेंटेज लिख लेने चाहिए। 20% निकाल, 10 क्वेश्चन अपने आप फ्रेम कर लो, और आपको आपके हाथ में कैलकुलेटर तो रहता ही है,
तो आप क्रॉस चेक तुरंत कर सकते हो। जैसे आपने कहा भाई 180 का 2.5% कर दो। तो इस तरह से जब आप करते हो ना, तो इस तरह से ना आपको अपने आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी होती चली जाएगी। देखो गाइस, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं तो टीचर के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एंगल पर वो आपको रास्ता बता देगा कि बेटा ये रास्ता है, इस रास्ते पर तुमको चलना है। जैसे मैं अभी एक रास्ता बता रहा हूं आपको कैलकुलेशन को ठीक करने का, लेकिन चलना तुम्ही को पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकता हूं कि डेली आकर क्लास में पहले कैलकुलेशन के 10 क्वेश्चन कराऊं या एनसीईआरटी पढ़ाऊं, वो नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कभी मौका मिला और ऐसा कुछ चीजें बनी जहां पर हम एनसीईआरटी को भी डिजाइन कर पाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि सिलेबस के स्टार्ट में एनसीईआरटी से शुरू किया जाए और फिर मेन सिलेबस पे आया जाए सी सेट के पर। बट क्योंकि यूपीएससी में तो क्वालिफाइंग नेचर है, तो लोग और ज्यादा थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं इसको, तो उतना टाइम मिल नहीं पाता है। बट मैं रास्ता तो फिर भी तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम अपनी मर्जी से 10 क्वेश्चन लिखो, जहां तुम्हें प्रॉब्लम आ रही ना वैसे ही कैलकुलेशन के 10 क्वेश्चन लिखो। एक बात ध्यान रखना गाइस, तुम्हारी मदद करने वाला कोई और नहीं है, तुम्हारी मदद करने वाले तुम खुद हो, इस बात को ध्यान रखना। और मैं तो तुमसे इतनी ज्यादा बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ऐसी स्थिति आती है कि ऑनलाइन स्टूडेंट से टीचर बात नहीं करता है, बिल्कुल बस पढ़ाता है और निकल जाता है। टीचर स्टूडेंट से बात ही नहीं की उसने। क्यों? क्योंकि जैसे यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं या एप्लीकेशन पर पढ़ा रहे हैं। अब अगर एप्लीकेशन पर 100 स्टूडेंट भी हैं तो किस किस की बात सुनेगा टीचर? नहीं, वो तो सीधा पढ़ाता निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां से भी सिलेक्शन होता है, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट का होता है जो अपनी कमियों पर काम करते हैं। तो जिसको जो कमी समझ में आ रही है कि भाई मुझे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है सर, तो अपने मन से 10-10 कैलकुलेशन अपने आप लिख लो ना और कर लो सॉल्व। और फिर दूसरी बात तो मैंने तुमको एनसीईआरटी बता ही है। मैंने तुमसे कहा ही, तुमसे 3 चीजें ही तो कही है मैंने। देर आर 3 थिंग्स यू हैव टू डू। ऑल ऑफ फर्स्ट, यू हैव टू डन विद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को कंप्लीट करो। दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। और तीसरी बात मैंने ये कही है कि मैंने जो जो प्रश्न आपको पढ़ाए उन्हीं क्वेश्चंस को एटलीस्ट 3 टाइम्स सॉल्व करो, एटलीस्ट 3 टाइम्स। और तुमको कुछ नहीं करना है, बस इतना करने से तुम्हारा हो जाएगा, डोंट वरी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, एनसीईआरटी को कवर करो। अगर तुमने 6th कर लिया है तो 7th लगा लो, 8th लगा लो। और अगर मैं किसी और बुक को सजेस्ट करता हूं ना गाइस, तो वो सारी बुक्स वनडे एग्जाम को अप्रोच करती हैं। और वनडे एग्जाम और ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसलिए मैं जल्दी से और कोई बुक सजेस्ट करता ही नहीं हूं।